सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं RWE की वेबसाइट पर RRB NTPC 12th लेवल का मॉक टेस्ट। ठीक है, जो ये वीकली अपलोड करते हैं हर संडे को। ठीक है, तो आज इन्होंने अपलोड किया है सुबह सुबह, आई थिंक 6 बजे अपलोड करते हैं, बट अभी हमें टाइम मिला है तो अब लगाएंगे हम। तो आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हो? मोस्टली आप सभी को पता होगा कि आप RWE की वेबसाइट पर जाएंगे और इनका जो एक साइड में सेक्शन आएगा फ्री वीकली टेस्ट का। ठीक है, इसमें जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, तो काफ़ी नीचे जाने के बाद आपको ये मिलेगा NTPC 12th लेवल 2025 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से वैसे हमने इसका मॉक टेस्ट लगाया नहीं है क्योंकि टाइम का इशू रहता है, थोड़ा टाइम मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो आज हम इसका लगाएंगे 3 अगस्त का। ठीक है, ये जो आज ही अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ये क्या हो गया भाई, इनकी वेबसाइट पे थोड़ी सी इशू चल रहा है। शुरू हो गया। चलिए, फाइनली शुरू हो गया है। और अब आप सबको पता है कि ये जो, एक सेकंड इसको यहाँ लगा देते हैं। जो आपका वो होगा, एग्जाम होगा 12th लेवल का, इसमें आपका ऐसे ही सेक्शन वाइज डिवाइड करके आएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, एग्जाम, है ना। तो अब आप अपनी इच्छा से जिस मर्जी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले से ही मॉक टेस्ट लगाते वक्त ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को यहीं से ही डिज़ाइन कर लेना कि भाई आपको एग्जाम में किस किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में, किसको कितना टाइम देना है, उस हिसाब से। ठीक है, तो फाइनल बेसिकली जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं, रेलवे में 90 मिनट्स होते हैं, तो इसमें कोई टाइम का इशू एज सच होता नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी पर्सनली कि मैं रीजनिंग और मैथ्स को 70 मिनट के आसपास ख़त्म किया जाए। 1 मिनट पर क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, 70 मिनट में ख़त्म करने के बाद इसके लिए आराम से 15 से 20 मिनट रहें, जिससे कि इसमें आराम से सोच सोच के भी आप अच्छे से आंसर मतलब गेस कर सको या एलिमिनेशन कर सको, सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सको। हालांकि इसके लिए 8-10 मिनट इनफ होती है, बट फिर भी 90 मिनट है तो आराम से सोच समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्म करके चलना पहले से ही, है ना। एग्जाम में जाके वहाँ पे सोचना नहीं है कि पहले क्या करूँ, या ऐसे ही मतलब मॉक टेस्ट में भी कभी भी कुछ भी पहले कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से रीजनिंग से ही शुरू करूँगा, फिर मैथ्स करूँगा, फिर जीके जेस करूँगा एंड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक सेकेंड। हम्म ये सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट है फर्स्ट, ऐसे पहली सीरीज को देखते हुए चलो, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे चेक किया करो। ठीक है, ए से 8, तो ए एक होता है 8 7, ए से एच, तो एच 8 होता है। एक एक और 8 के बीच में कितना अंतर है? 7। फिर 8 से कितने पे जा रहा है? 15 पे जा रहा है, फिर 7 प्लस कर दिया। 15 से TUV 22, 22 में फिर +7 कर दिया, यानी कि सब में +7 कर रहा है। तो 22 में +7 करेंगे तो कितना आएगा? 29। 29 का मतलब क्या होता है? 26 इधर चला गया, 3 इधर बचा, यानी कि सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, सी पहले आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले को देखो, बी से जी, तो +5 हो गया, है ना। 2 से 7, 7 से 12 +5। ठीक है, 12 से 17 +5, और 17 से +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 और 5 22। 22 का मतलब है TUV, तो वी आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ये पहले ही खत्म हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगेन इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, फर्स्ट से फर्स्ट को देखना है पहले, फिर फर्स्ट से लास्ट को देखना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में करनी है। ठीक है, तो आर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे 5, तो आर को किसी भी तरह से 5 लिखा जा सकता है। 18 है, ये 18 का अपोजिट 9 होता है, इनके डिजिट्स का सम 9 होता है। और क्या हो सकता है? तो 9 ही होता है, या फिर 18 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? तो लास्ट में देखेंगे आप, तो लास्ट में 9 दिखाई देगा आपको। समझ पाए बात को? तो यानी कि या तो ये इसका अपोजिट लिखा हुआ है, या इसके नंबर्स का सम करके लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। ई को इसने क्या लिखा हुआ है? 2, तो ई का भी 2 से कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। ई को 2 लिखा है, ई को 2 लिख सकते हैं क्या?
ए ई आई ओ, बिल्कुल सही, बहुत सही लिख सकते हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये है ना, ये चीज़ ना आपको आपकी अप्रोच ही चेंज करनी है बस। जब आप एग्जाम में चेक करते हो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट, तो आपको फर्स्ट से फर्स्ट चेक कर रहा हूँ तो मेरे को हर चीज़ को देखते हुए चलना है। जैसे मैंने कहा आर को 9 में कैसे लिख सकता हूँ, या तो मैं अपोजिट लिख सकता हूँ, या मैं उसके नंबर्स को सम करके लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा ई को यहाँ 2 लिखा है, मान लो बेशक ना हो ये लॉजिक, बट अगर मैं सोचूंगा तो किस तरह से सोचूंगा कि ई को 2 किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो ए ई आई ओ यू होता है वॉविल का, ये सवाल आए हुए हैं ऐसे, इस लॉजिक पे बेस्ड आते हैं बहुत सारे सवाल। वॉवेल में क्रम क्या है, ई का 2 है, तो ई को मैं 2 वॉवेल के क्रम से लिख सकता हूँ। अगर वॉवेल है तो उसके क्रम में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ए को मैं वॉवेल के क्रम में 1 लिखूंगा तो 1 आ रहा है। ये आपके सोचने का तरीका होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन को करने की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एस आया, तो एस को मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 या फिर 10। तो एस कितना होता है, 19 होता है। अब देखो 9 और 1 10 लिख दिया ना, यानी कि ये जो वॉविल है, वॉविल को तो ये प्लेस वैल्यू लिख रहा है इनकी, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, इसको प्लस करके लिख रहा है, ठीक है। अब जैसे देखें ओ है, ओ कितना होगा, 15 होगा। बट यहाँ पे कितना आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है तो इसको 4 लिख दिया। एन कितना होता है, 14 होता है, तो वॉविल नहीं है तो 4 और 1 5 लिख दिया, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका तो सम करके लिख रहा है, और जो वॉविल है उनको उनकी प्लेस वैल्यू इस क्रम में लिख रहा है जिस क्रम में लिखे जाते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। समझ पाए, आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें। चलिए इसको देख लें अब। फर्स्ट से लास्ट में लिखना है तो डी क्या है, 4, तो लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। 4 4 4, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, बाकी आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो। जैसे आई है, आई को 9 लिखेंगे आप तो 9 ही आएगा। वी है, सॉरी, ए ई आई ओ यू होगा ना, तो आई को आप क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, तो आई को ए ई आई ओ यू, तो आई आएगा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तो 3 आना चाहिए। तो डी को 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमने देखा अभी प्लेस वैल्यू को सम करके लिखा था। यहाँ पे देखें तो एच 8 है, तो 8 को इसने 6 या 16 लिखा हुआ है, ई को 2 लिखा हुआ है। एच को 16 क्यों लिखा है, यहाँ पे डबल क्यों कर दिया इसने, 8 से डबल कर दिया इसने। बट फिर भी अगर मैं एक चीज़ देखूँ, आपको एलिमिनेशन से अगर आप करो तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि जो आई है ना वॉविल, वॉविल का तो तय है कि प्लेस वैल्यू ही लिखनी है, तो 3 केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड लास्ट पे, और कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर लो ये क्या कर दिया इन्होंने, 8 को 16 क्यों लिख दिया, ई को 2 लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, एल के एल 12 है, तो इसको एल को 3 लिखा है। ओके, शायद इन्होंने ऐसा किया है कि जो डबल मतलब नंबर वाला अल्फ़ाबेट है इनको तो प्लस करके लिख दिया है, और जो सिंगल वाला है इसको डबल करके लिख दिया है। ओके, मतलब जो वॉविल है ना, वॉविल वॉविल की तो प्लेस वैल्यूज लिखी है, और जो कॉन्सोनेंट्स है ना उसमें जो सिंगल डिजिट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके लिखा है, और जो डबल डिजिट वाला है उसके प्लस कर दिया डिजिट्स को। देखें आगे और देख लेते हैं। एल हो गया, टी 20 होता है तो इसको 2 लिखना चाहिए था, 2 लिखा है क्या, बिल्कुल 2 लिखा है। टी के बाद एच, एच को 16 लिखा है, बिल्कुल 16 लिखा है, और वाई कितना होता है 25 होता है, 5 2 7 लिख दिया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई डी को कितना लिखोगे, डबल करके 8 लिखोगे, तो 8 वैसे भी यहीं आ रहा है। देखो मैंने कहा था ना, अगर आप कुछ चीज़ें भी कैच कर पाते हो ना तो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आई को तो 3 ही लिखना था, तय था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ना, काफ़ी वैसे इसमें 90 मिनट है, बहुत है। चलिए, इसमें जो स्टार ये हैश टैग है ना, इस पे इनको पुट कर करके देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या है, डिवाइड को देखूंगा, डिवाइड कहाँ, यहाँ पे रखना है डिवाइड को, ठीक है। यहाँ पे इंटू रखेंगे, ओके, यहाँ पे भी इंटू रखेंगे, फिर यहाँ पे भी इंटू रखेंगे, या माइनस रखेंगे, या प्लस रखेंगे, और यहाँ बराबर रखेंगे। 10 आना चाहिए, और इतनी बड़ी इंटू करेंगे तो इसका तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आएगा ना, और फिर इसको डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड भी नहीं होगा कम्प्लीटली, ये तो जहाँ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो फिर इसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे, मान लो पॉइंट में आ जाता है तो इसमें 2 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा तो आ जाएगा, बट आंसर ना बहुत बड़ा आएगा, जबकि 10 आंसर आना चाहिए। तो मैं पहले वाले को तो पहले पुट नहीं करूंगा, हो सकता है ये आंसर हो 1-2%, बट इसको पहले पुट करके नहीं देखूंगा, ठीक है। एग्जाम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो ये लेंथी हो जाएगा काफ़ी, और मुझे लग रहा है कि 99% नहीं होगा, तो मैं इसको पहले पुट नहीं करूंगा। अब दूसरे वाले को देखता हूँ, अगेन यहाँ पे इंटू दे रखा है इसने, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको पुट नहीं करना चाहिए मेरे को पहले। यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ इसको पुट कर सकता हूँ, तो 44 - 38 प्लस
प्लस ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू, तो प्लस 10। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया एक, माइनस प्लस इंटू हो गया, फिर यहाँ पे इंटू आ जाएगा, इंटू 4 के बाद यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, इंटू 2, फिर यहाँ पे इंटू आ जाएगा 5, मतलब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, फिर इंटू 5 है, उसके बाद बराबर 10 है। तो आ सकता है क्या ये? अच्छा, पहले इस वाले ब्रैकेट को यहाँ तक सॉल्व करना है, देखिए कितना आएगा ये। 6 और 10 16, 16 दूनी 32, पंजे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला भी नहीं पुट कर सकते आप। फोर्थ को देखो अब, माइनस तो 44, पहले ना देखो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स है ना उसको सॉल्व करते हुए चलना है। देखो जैसे ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है बड़ा वाला, ठीक है, इसके अंदर ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, तो इसके अंदर भी ब्रैकेट्स हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करो पूरा, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 44 यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगा दो, तो कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद प्लस है, फिर इंटू है 10, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट जो है ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 साइन हो गए, चौथा क्या है डिवाइड, पांचवा क्या है इंटू, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या है इंटू, तो यहाँ पे इंटू है तो 5 दूनी 10 आ गया, सिंपल, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा समझा के कर रहा हूँ, इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई है, बाजार में आम की कीमतों की वृद्धि हुई है। ठीक है, कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, उत्पादन में आधे की कमी होगी तो कीमत बढ़ना तो स्वाभाविक है। बी कारण है और ए प्रभाव है, नहीं, ए इसका कारण है और बी प्रभाव है, ए कारण है और बी प्रभाव है ना। उत्पादन कम हुआ तभी तो कीमत वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बोला है इसने, कुछ मंगलवार, कुछ मंगलवार बुध है, कुछ रविवार बुध है, तो कुछ रविवार बुध है, सभी शुक्रवार रविवार हैं, तो सभी जो शुक्रवार हैं इसके अंदर आते हैं, ये शुक्रवार जो है रविवार हैं सारे। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो सकता है इसका, कुछ रविवार शुक्रवार हैं, कुछ रविवार शुक्रवार हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, ये तो रविवार के अंदर ही तो शुक्रवार हैं। ठीक है, कुछ शुक्रवार बुधवार नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं देखता हूँ ना तो मैं तुरंत यहाँ पे जाता हूँ स्टेटमेंट में, कोई नेगेटिव वो है स्टेटमेंट, जब नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला चेक ही मत करो, सिंपल इससे नोट से ही इसको हटा दो, तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केवल एक सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इसने क्या बोला है, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो एक वृत्त बना लो, इसके चारों ओर बैठा दो इनको। ठीक है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, टी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कहीं भी आर को बैठा दो, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर टी को बिठा दो। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग ही बैठाना है सबको, तो जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पे अगर जो लिखा है तो ये सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, अगर यहाँ पे और लिखा है तो ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मतलब ये सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। तो आर जो है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आर पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी यहाँ बैठा होगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, और ऐसा भी सोच सकते हो आप कि आर पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एस पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर एस आ गया, और क्यू के देखो और आ गया ना, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, पहले वाले के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एस पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है और क्यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो एस क्यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो क्यू एस के बाएं से चौथे स्थान पे होगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू सॉरी एस क्यू के दाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3 4 आ गया ना। ठीक है, जेड वी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जेड वी के दाएं से, जेड और वी नहीं दिखाई दे रहे, जो अगेन जो आ गया मतलब वी के बारे में बात कर रहा है, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वी ना तो यहाँ बैठा होगा ना यहाँ बैठा होगा, तीन ही जगह खाली है, तो वी यहाँ बैठा होगा, सिंपल। और इसने क्या बोला, जेड वी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, वी के दाएं से तीसरे स्थान पर जेड यहाँ पे है, पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या पूछा इसने, डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू कहाँ है, कहीं नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ बैठा होगा, डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, आर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ई को एफ लिख रहा है, फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखे पहले। तो ई को एफ +1, डी को सी -1, पहले +1 फिर -1, फिर यू से वी +1, फिर बी से सी, ए बी एस टी आई जे एन ओ एन ओ, यानी कि +1 -1 +1 -1 चल रहा है। ठीक है, तो अब देखें इसको कैसे लिखेंगे आप। एस में +1 करेंगे टी आ जाएगा, ई में -1 करेंगे कितना आ जाएगा? डी ई आ जाएगा। तो ऑप्शंस को चेक करते हुए चलो आप। ठीक है, इसको ऐसे मिटा दूं, एक बार दोबारा लिखता हूँ। एस में +T लिखेंगे और फिर ई में डी आ जाएगा। तो टी और डी आएगा, सब में आ रहा है। एम में -1 करेंगे, एम में +1 -1 एम एन आ जाएगा, और -1 करेंगे, आई में -1 करेंगे, क्या आएगा? एच आई। तो टी डी एन एच सब में है, इसमें नहीं है, टी डी एन एच इसमें है। ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1, तो सी से डी हो जाएगा और आई से एच हो जाएगा, तो डी एच। तो टी डी एन एच ये गलत हो जाएगा, टी डी एन एच ये गलत हो जाएगा, टी डी एन एच डी एच। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। खत्म, आगे चेक ही मत करो। क्या बोला इसने कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? तो भाई काउंट करो, 1 2 3 4, एक ये पूरा 5, एक ये 6 7 8 9, एक ये वाला 10, एक ये वाला 11, और एक ये वाला 12, और एक ये वाला 13, और कौन सा हो जाएगा? 13 ऑप्शन में भी है, बट 13 से ज़्यादा ऑप्शन भी हैं, तो 13 से ज़्यादा हो सकते हैं। चेक करें एक बार, दोबारा से गिन लेते हैं। 1 2 3 4, एक ये पूरा 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, एक ये 12, एक ये 13। 13 के बाद इसमें और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, 13 ही लग रहे हैं फिर तो, 13 से अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के एक समूह में खड़े हैं, कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है, तो ए जो है वो डी से लंबा है, ए डी से लंबा है। ठीक है, लेकिन एफ से छोटा है, ए एफ से छोटा है। ठीक है, सी ई से छोटा है और बी से लंबा है, जो एफ से लंबा है। सी ई से छोटा है और बी से लंबा है, सी जो है वो ई से छोटा है, ई से छोटा है सी, और बी से लंबा है सी। ठीक है, जो यानी कि बी, जो मतलब सेकंड वाले पर्सन, इस वाले पैराग्राफ यहाँ से बात चल रही है ना, तो जो मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात चल रही है, तो जो यानी बी एफ से लंबा है, तो एफ से लंबा कौन है? बी। तो ये तीनों ऊपर आ जाएंगे इनके, तो ये एफ ए डी इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या है? यदि कोई और आगे क्या है? केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, ई से लंबा एक व्यक्ति है। ठीक है, और केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं, तो डी से छोटे दो व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि समूह में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है, तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लोग हो गए? 9 हो गए। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3.5 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, ये पूछा है। अगर इनकी आयु पूछता तो ऑप्शन से पुट करके बता देते। अब बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी टाइम है। जैसे हमने कहा कि पिता की आयु पुत्र की बेटे की आयु, मैं प्रेजेंट वाली एज मान लेता हूँ कितनी है। पिता की आयु पी है और पुत्र की आयु पी यू है। ठीक है पिता और पुत्र हो गया। ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता कितने हो जाएंगे? P-10 हो जाएंगे, और पुत्र कितना हो जाएगा? PU-10 हो जाएगा। बोला क्या? 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु की इतने गुनी है, तो पिता की आयु बराबर इसके बेटे की आयु का कितना है? 3.5, यानी कि 7/2 गुना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद पिताजी हो जाएंगे P+10 और पुत्र जी हो जाएंगे PU+10। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? बेटे की आयु से 2 सही 1/4 है, 4 दूनी 8 और 1 9/4 गुना। ठीक है, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु बतानी है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ये सब चीज़ें हटा दो, इक्वेशन बन जाएंगी इनकी। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2P - 20 बराबर 7PU -70। तो ये PU इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 2P - 7PU बराबर -50। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म, लिख ही रहने देते हैं, क्या पता बाद में ज़रूरत पड़े। अच्छा छोड़ो, मिटा देते हैं, है ना। इसको देखें अब P+2, ये 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से ख़त्म ये। तो ये क्या हो गया? 4P
प्लस 40 बराबर 9 PU प्लस 90। तो ये PU इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4P माइनस 9 PU बराबर, ये 40 इधर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 50। ऊपर माइनस का 50 है, यहाँ प्लस का 50 आ रहा है, ये इधर जाएगा तो 50 ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, बस खत्म काम। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, सॉल्व कर देते हैं। किसी भी एक को इक्वल बना लो, जैसे इसको इक्वल बना दो आप, 2PS को 4P बना दो, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ताकि काट सके हम इसको। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो साइन चेंज करो इनका, तो ये 4P, ये 4P कट नहीं सकते तो नीचे वाले को माइनस कर दो, सबका साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये खत्म। 14 में से 9 गया, माइनस का 5 PU बचेगा बराबर माइनस का 100 और माइनस का 50 माइनस का 150, माइनस से माइनस खत्म, 5 × 3 = 15। तो PU की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अगर PU की वैल्यू 30 आ गई तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख दो, कर दो इसको, कहीं पे भी इसको पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4P है तो 4P माइनस 9 PU, तो 9 PU कितना है, 9×3 = 27, 270 बराबर है माइनस का 50। तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 270 हो जाएगा, तो 220 बचा, 4×5 = 20, 4×5 = 20। तो पिता की आयु कितनी होगी 55, तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, सही क्या है ना यहाँ पे, 5 और 3 8, 85 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ गलती कर दी। P से P कैंसिल हो गया, 5 बचा, यहाँ पे PU की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अगर PU की वैल्यू 30 है, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस का 50 नहीं था, ये तो बाद में किया है ना मैंने, यहाँ तो था तो 50 प्लस का ही ना, तो ये प्लस का 50 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 270 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अगर ये 320 को 4 से भाग करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो पिता की आयु आ गई 80 और पुत्र की आयु आ गई 30 और तीनों का योग आ गया 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो साइंस को आपस में बदलना है, तो दो साइन आपस में बदले जाएंगे। तो देखिए भाई कौन कौन से दो साइन बदलने, ऑप्शन से पुट करते हुए चलेंगे। पहले डिवाइड को देख लो, अगर मैं प्लस की जगह डिवाइड को रखता हूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा क्या, 17×2 = 34 और 44 11 17 7 119, ठीक है हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 27 आ गया, इंटू की जगह इंटू ही रखना है, डिवाइड की जगह प्लस रख देना है, सॉरी प्लस रख देना है 72, माइनस की जगह माइनस बराबर 349 आ रहा है क्या, 12×7 = 84, 12×2 = 24, 36 और 2 = 32 प्लस 72 कितना हो जाएगा 6 9, 396 में से 47 गया, कितना बचा 16 में से 7 गया, कितना है 9, और 8 में से 4 गया 4, 349, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर है, तो देख लो संख्याओं से चलो, पहले एक व्यंजन है बाद में एक स्वर है, नहीं, संख्या के पहले व्यंजन बाद में एक स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, संख्या के पहले व्यंजन बाद में स्वर नहीं, पहले व्यंजन बाद में स्वर नहीं, व्यंजन स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, व्यंजन नहीं, इसके पहले व्यंजन और बाद में एक स्वर है, नहीं। तो एक भी पेयर इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर हो, व्यंजन स्वर नहीं, व्यंजन स्वर नहीं, व्यंजन और स्वर नहीं, व्यंजन स्वर नहीं, व्यंजन स्वर भी नहीं है, व्यंजन स्वर नहीं, बिल्कुल कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके ठीक पहले ऐसी कोई संख्या हो जिसके ठीक पहले एक व्यंजन हो और उसके ठीक बाद एक स्वर हो। ठीक है, इसका क्या है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ए और डी एक साथ नहीं बैठे हैं, जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड एक्स के बाएं से दूसरे, तो 1 और 2। ठीक है, ठीक है, बी जेड के साथ नहीं बैठा है, तो बी ना तो यहाँ बैठा है और ना ही यहाँ बैठा है, जेड के साथ नहीं बैठा है। एक्स सी के दाएं से चौथे स्थान पर है, एक्स जो है वो सी के दाएं से चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4, तो सी के दाएं से चौथे स्थान पे एक्स आ गया। ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है, सी डी और वाई के बीच में बैठा है, सी जो है वो डी और वाई के बीच में बैठा है, तो हो सकता है डी यहाँ हो वाई यहाँ हो, या हो सकता है डी यहाँ पे हो और वाई यहाँ पे हो। ठीक है, वाई बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वाई जो है बी के बाएं से, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बेफिजूल का कंफ्यूज कर दिया। देखो बी के
बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे, यानी कि बी के बाएं से चौथे स्थान पर होना चाहिए, सिंपल है ना। बी के बाएं से दूसरे व्यक्ति से बाएं से दूसरा, तो बी के बाएं से चौथा। तो वाई जो है बी के बाएं से चौथा है, अगर वाई यहाँ बैठा होता तो बी के बाएं से चौथा हो पाता क्या? तो बी यहाँ आ जाता तो 1 2 3 4 हो जाता। अगर वाई यहाँ बैठा होता तो बी के बाएं से चौथा हो पाता क्या? बी यहाँ होता तो 1 2 3 4 हो पाता। लेकिन बी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि बी जेड के बगल में बैठेगा नहीं। तो बी फाइनली बी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, और वाई यहाँ पे आ गया, और द डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 लोग बैठ गए। ठीक है, पूछा क्या है अंतिम छोरों पर कौन बैठा है, तो अंतिम छोर पर डी और बी बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसने? डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा करो उसमें। ठीक है, कितने किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण और लाभार्थी भी हैं? अब देखो इसमें आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है कितने किसान ऐसे हैं जो बाकी दो हैं। अब देखो यहाँ पे 3 फिगर हैं, और किसान कौन है? बस किसान को पढ़ो, किसान कौन है? षटकोण किसान है। तो इसने बोला है कि कितने किसान ऐसे हैं जो बाकी दोनों भी हैं। तो आपको ये जरूरत नहीं है पढ़ने की जो ट्रायंगल है वो क्या है और चतुर्भुज क्या है, ये वर्ग क्या है, ये नहीं पढ़ने की जरूरत। आपको ये देखना है बस किसान जो है वो षटकोण है। अब इसके अंदर वो कौन से हैं जो दोनों में आते हैं, जैसे वर्ग में भी आ रहा हो ट्रायंगल में भी आ रहा हो, तो ये 5 है जो इसमें भी आ रहा है, प्लस वर्ग और ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों चीजें पूछिए ना, सिंपल खत्म काम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा है? पी किस प्रकार बी से संबंधित है? पी और बी, ठीक है। पी और ये डॉलर का साइन कहाँ पे है? ये रहा, एक्स वाई का पुत्र है, तो पी पुत्र है किसका? वाई का। वाई हैशटैग, हैशटैग कहाँ है? ये रहा। एक्स वाई की माता है, तो क्यू जो है वो माता है किसकी? वी की, तो वी इसका भाई या बहन होगा कोई। ठीक है, वी एट द रेट बी का मतलब क्या है? वी एट द रेट बी एक्स वाई का पति है, तो वी जो है पति है किसका? एक्स का, सॉरी, बी का पति है वाई। एट द रेट कहाँ पे? एक्स वाई का पति है, तो एक्स पति है वाई का। ठीक है, ये पत्नी हो गई। पी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी जो बी से किस प्रकार संबंधित है? पति का भाई। तो पति का भाई कौन हो जाएगा? पति का भाई देवर या जेठ। ठीक है, ठीक है। ये क्या दे दिया इतना बड़ा सवाल? अच्छा, शर्तों वाला है ये। इस सवाल में आपको बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, शर्तें पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चन दिया होगा उस, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये इसको देखो। ठीक है, जो भी शर्त सेटिस्फाई करा जाए उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। जैसे पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त कहती है यदि तीसरा तत्व एक अभाज्य संख्या है, तो पहले इसमें देखो तीसरा तत्व अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, तो इसको खत्म कर दो यहीं। ये सेटिस्फाई नहीं करेगी शर्त, दूसरे पे आ जाओ। यदि कोई विषम संख्या नहीं है, तो इसमें कोई विषम संख्या नहीं है क्या? एक है कि विषम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरी शर्त को देखो, यदि एक सम संख्या के ठीक पहले प्रतीक है, सम संख्या के ठीक पहले प्रतीक है क्या यहाँ पे? बिल्कुल ये रहा, है ना। तो सम संख्या को उपरोक्त श्रृंखला में दिए गए उसके अगले अंक या प्रतीक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो बस किसको चेंज करना है? तो सम संख्या को, यानी कि इसको चेंज करना है बस 8 को। बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना, तो पहले बाकी सबको चेक कर लो। परसेंटेज को क्या लिखा जा रहा है? परस अच्छा, ये ऊपर से देखना है, परसेंटेज को क्या लिखा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, परसेंटेज को स्टार लिखा जाएगा, तो परसेंटेज स्टार कितने ऑप्शन में है? ये पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब क्या है, एक एक को क्या लिखा जा रहा है? एक को क्या लिखा जा रहा है? ये बड़ा वाला साइन लिखा जा रहा है ऐसे करके ये। ठीक है, तो देखिए, एक को ये लिखा जाएगा, तो एक किस ऑप्शन में? ये रहा, ये दोनों भी खत्म। अब आपको 8 सम संख्या के पीछे आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो उसने बोला है। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो बाकियों को सेम दिखा रहा है, खत्म काम। ऐसे स्मार्टली काम करेंगे आप। ठीक है, चलिए, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है। तो एक बार जब ऐसे छोटी संख्या लिखी हो ना, तो एक बार देख लो मल्टीपल तो नहीं दे रखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मल्टीपल तो नहीं है? नहीं, तो फिर इसको आपको वैसे ही करना पड़ेगा, बेसिक से सबको प्लस करना है। प्लेस वैल्यूज को सबसे पहले 6 18, यू कितना होता है? 21, C3 होता है T20, TU 21, और S होता है 19। ठीक है, 14 15 3 18 19 20 8 28 2 3 तो 5 6 7 8 9 10, तो 108 दे रखा है, यानी कि इनका प्लस करके दे रखा है। सिंपल, इसको प्लस कर दो मस्कुलाइन को, तो MASCUL कितना होता है? 12, INE। ठीक है, तो 10 3 13 3 16 17 18 19 20 28 4 32 और 5
37, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम पेयर को चुनना है आपको, ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो ऑड वन आउट छाटिए। इसको 7 लिखा गया है, तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि इसके क्यूब 343 के डबल के आसपास है क्या ये? 686 के आसपास है। 686 में से कितना माइनस किया हुआ है इसने? 8 माइनस किया हुआ है। ठीक है। इसके क्यूब का डबल है क्या ये? नहीं। ये इसके क्यूब का डबल है क्या? नहीं। ये भी डबल नहीं है। तो क्यूब के डबल का लॉजिक नहीं लगना चाहिए। और क्या हो सकता है? इनको प्लस करके देख लो। 8, 7, 15 और 5, 20 और 1, 21। 21 नहीं लिखा हुआ, लेकिन 21 का तिहाई लिखा हुआ है 7। 8 और 2 10 और 2 12, लेकिन 12 का आधा लिखा हुआ है 6। 6 6 12 और 3 15, 15 का तिहाई 5 लिखा हुआ है। 6 4 10 5 15, 15 का तिहाई 5 लिखा हुआ है। सबका तिहाई करा हुआ है जोड़ के, बस इसका आधा कर दिया है। ठीक है। सबके इसको जोड़कर, जो इनके अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट कह रहा हूँ, जो भी इनके नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनको जोड़कर उसका तिहाई कर दिया है और सामने लिख दिया है। बट इसमें दूसरे वाले में ऐसा नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो 1/2 से 3/4 गया, तो कितना बढ़ा है इसमें देख लो एक बार। यहाँ तक कितना बढ़ाया गया है, तो इसमें से इसको माइनस करके देख लो। 6 - 4/8, तो 2/8 यानी कि 1/4। तो 1/4 प्लस हुआ है इसमें, तो इसमें भी 3/4 में भी 1/4 प्लस करके देखो, तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। अब 4/4 में फिर 1/4 प्लस करके देखो, तो 5/4 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। फोर्थ वाला आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 4/4 आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त व्यवस्था में सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 9वां होगा? अब ये हटा के आपको दोबारा से लिखना नहीं है रफ शीट पे, सीधा बस उसको स्किप करते हुए चलना है। तो मैंने कहा कि दाएं छोर से 9वें स्थान पे जाना है और विषम को हटाते हुए चलना है। तो सम को देखना है बस। तो एक कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। कौन से पूछा? 9 पे। 9 है ना। विषम संख्या को हटाना है तो आप देखो मत विषम को, सम को देखते चलो बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वें स्थान पे कौन है? 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ लो। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऐसे हिंदी में देख लेते हैं बस, खाली है ना। ठीक है। क्या बोला इसने? एक ही विभाग के 6 प्रोफेसर हैं, ये लोग हैं। प्रत्येक की कक्षा सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। ठीक है। सोमवार से शुक्र होकर उसी सप्ताह के शनिवार, अच्छा सोमवार से शुरू, मैं कह रहा हूँ शुक्र लिखा है, सोमवार से शनिवार को समाप्त होती है। ठीक है। 6 अलग अलग दिन, तो यानी सोमवार से शुरू होगी उनकी कक्षा और शनिवार तक चलेगी, कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है। सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक चलेगी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। ठीक है। मैथिली की कक्षा से पहले केवल 2 प्रोफेसरों की कक्षाएं हैं, तो मैथिली की यहाँ पे होगी कक्षा, है ना, क्योंकि इससे पहले 2 ही प्रोफेसर्स की कक्षा है। ठीक है। जयंत की कक्षा मंगलवार को है, जयंत की कक्षा यहाँ पे है, मंगलवार को है भाई। ठीक है। और ओम प्रकाश की कक्षा शनिवार को है, तो ओम प्रकाश जी कहाँ पे है? शनिवार को है। ठीक है। किरण की कक्षा के बाद केवल एक प्रोफेसर की कक्षा है, तो किरण के बाद एक ही प्रोफेसर, यानी कि शुक्रवार के बाद एक ही प्रोफेसर आते हैं, तो किरण के बाद एक ही प्रोफेसर आएंगे। ठीक है। निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली की कक्षाओं के बीच की किसी भी दिन होगी। निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली की कक्षाओं के बीच किसी भी एक दिन नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ होगी, नहीं लिखा है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एक निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली की कक्षाओं के बीच कि किसी भी दिन नहीं होगी, तो किरण और मैथिली के बीच निश्चल की कक्षा नहीं होगी, और 2 ही स्थान बचे तो निश्चल ऊपर होंगे। ठीक है। पूछा गया है किसकी कक्षा सोमवार को है, तो सोमवार को तो निश्चल की कक्षा है, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंक्लूजन वाला है। सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है। सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि का स्थान होता है, और पी एक हिल स्टेशन है। सभी हिल स्टेशन में प्रतिध्वनि होगी और पी एक हिल स्टेशन है, तो पी में प्रतिध्वनि होगी, बिल्कुल सही बात है। जब सारे हिल स्टेशन में प्रतिध्वनि होती है और पी भी हिल स्टेशन है, तो इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है।
हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। इसने कहा सभी हिल स्टेशन में होंगे बट बाकी जगह पे नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी कहा इसने। तो ये नेगेटिव गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी ऑप्शन नंबर डी, जो कह रहा है कि केवल एक अनुपालन करता है, सही हो जाएगा। देखिए इनइक्वालिटी का सवाल मैंने आपको बार बार समझाया, इनइक्वालिटी में क्या होता है, इससे इधर ये जो दरवाजा ये खुला हुआ है तो इससे इधर आप जा सकते हो, लेकिन इससे इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है। ठीक है, तो आपको हमेशा खुले दरवाजे से बंद खुले दरवाजे से जाना है ऐसे। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला इसने, कौन सा सत्य है बताना है। तो देखो एन से सी की तरफ जाना है आपको, तो एन से सी की तरफ चलो, एन से बी जा सकते हो, जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो क्या, नहीं दरवाज़ा बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन, एन से ई, तो एन से बी, बी से सी नहीं जा सकते तो कैसे जा पाओगे। अब यहाँ पे बी से एच की तरफ जाना है, तो बी से एच, तो बी से कहीं जा ही नहीं सकते इधर उधर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन देख लो, जे से बी, तो जे से बी जाना है, जे से एच, एच से एन, एन से बी, बिल्कुल सही, तो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, 69 - 26, ये सब दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा। अच्छा, तो माइनस की जगह कुछ ना कुछ इसका एक साइन होगा, माइनस का मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ होगी जो इसने की हुई है, तो ये आ गया है, सभी में माइनस किया हुआ है, तो 69 - 26 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 43, लेकिन ये 43 से कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, 23, यानी कि 66 आ गया, तो 23 ज़्यादा लिखा हुआ है, और इसमें से इसको घटाता हूँ तो कितना आता है, 52, तो 52 से 23 ज़्यादा है क्या ये, नहीं, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा इसमें, और क्या लग सकता है इसमें, 96 करके देख लो, 69 का 96 करा तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। अगर मैं इसको भी बदल देता हूँ तो कितना आएगा, 34 आ रहा है, डबल से 2 कम है क्या, 68 से 2 कम, तो इसको उल्टा करेंगे तो 68 आएगा, इसमें 43 आएगा, 5, 2 डबल से 2 कम है क्या, नहीं, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। और क्या लग सकता है इसमें, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 54 माइनस 6 दूनी 12, 54 में से 12 गए तो 66 नहीं आएगा, लेकिन 54 + 12 66 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें 8 6 48 प्लस 4 तिया 12 हो रहा है क्या, 40 50 60, बिल्कुल सही, बहुत सही, बेहतरीन क्वेश्चन। इसने क्या किया है कि इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, देखो यहाँ पे 5 तिया 15 प्लस 8 दूनी 16 31 हो गया, बिल्कुल सही। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 49 प्लस 2 एकम 2, तो 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला इसने, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। अच्छा, इससे खुले हुए से बंद क्लोज डाइस बनाना है, तो कौन सा डाइस बन सकता है। देखो कभी भी डाइस को चेक करना हो तो ये देख लेना, बस अपोजिट वाले एक साथ तो नहीं दिए हुए, अपोजिट होते हैं हमेशा एक छोड़ के एक, तो ये एक छोड़ के एक ही अपोजिट हो जाएंगे और ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड और ए एक साथ नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जेड है, जेड के साथ ए है क्या, नहीं, ओ है, ओ के साथ ओ का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, नहीं है, आई का अपोजिट यू होगा, तो आई के साथ यू भी नहीं है, तो ये पहला वाला जो वो संभव है। ठीक है, पहला वाला संभव है। बी को देख लो, जेड के साथ ए होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। ओ के साथ ई है क्या, ओ के साथ ई है, यानी कि अपोजिट वाला एक साथ दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ओ के अपोजिट ई है, एक साथ नहीं आना चाहिए। अब देखो आई के साथ यू होना चाहिए, आई के साथ यू है क्या, नहीं, ई के साथ क्या होना चाहिए, ओ है, होना चाहिए, ओ नहीं है, ए के साथ जेड होना चाहिए, और यहाँ जेड नहीं है, तो सी भी बन सकता है। डी को देखो, आई का अपोजिट क्या है, यू, यहाँ पे नहीं दे रखा, ओ का अपोजिट क्या, अच्छा आई का अपोजिट यू दे रखा है, आई के अपोजिट दे रखा है, तो ये भी नहीं बन सकता, अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिखते कभी भी डाइस पे, तो ए और सी बन सकते हैं केवल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज बना दो भाई, तो एरो सामने आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। उसके बाद इनमें क्या है, ये देखो यहाँ इसके ऊपर ये गोला नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। तो इन दोनों में से देखो क्या इनमें एरर किस चीज़ का है, ये ऐसे बना रखा है और ये ऐसे बना रखा है, तो ये ऐसे बना हुआ है तो ये ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद अक्षर शब्द और वाक्य, कौन सा डायग्राम होना चाहिए? अनुच्छेद अक्षर शब्द और वाक्य, अनुच्छेद वाक्यों से मिलके बनता है, वाक्य शब्द से मिलके बनता है और शब्द अक्षर से मिलके बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकू की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में आएगी? देखो 8 बजे है ना, 8:15, तो 8 इधर कहीं होता है और यहाँ मिनट की सुई किस पे है? 15 पे है, मतलब 3 पे है, सॉरी। तो अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया वेस्ट और साउथ के बीच में, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? कोई लॉजिक समझ में आए तो बताइए। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 माइनस 8, 4 पंजे 20, 8 6 14, 6 5 11, 3 पंजे 15। नहीं, ये नहीं हो सकता। 6 दूनी 12, 8 चौक 32, माइनस 12 20, बिल्कुल सही। 6 पंजे 30, 8 छः 48, 48 माइनस 30 40, बिल्कुल सही। तो यानी कि एक तरफ का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है, ठीक है, अपोजिट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस किया हुआ है। तो 4 तिया 12, 9 दूनी 18, तो 18 में से 12 गए, कितने बचे? 6। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिब्बे हैं भाई, ए बी सी डी और ई, एक के ऊपर एक रखे हैं, इसी क्रम में नहीं है। सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, तो या तो हो सकता है सी और ई ऐसे रखे हों, या हो सकता है ई और सी ऐसे रखे हों, ठीक है। लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, तो ए ना तो यहाँ आएगा और ना ही ए यहाँ आएगा, ठीक है, ना तो ए यहाँ आएगा ना ही ए यहाँ आएगा, ठीक है। डिब्बा बी को डिब्बा सी के ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो सी के ऊपर से तीसरा स्थान, तो 1 2 3, कौन है यहाँ पे? बी है। ऊपर से तीसरा स्थान, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए पूरे। अब सी से ऊपर बी को सी के ऊपर से तीसरे स्थान, तो सी के ऊपर से 1 2, तीसरे स्थान पे कौन है? बी, तो 1 2 3 4, अभी 4 ही हुआ है इसमें, ठीक है। डिब्बा बी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है, तो बी और ई के बीच में केवल एक डिब्बा है, सॉरी, डी और ई के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो डी और ई के बीच में एक डिब्बा है, तो डी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे अब कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। और इस वाले के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो डी और ई के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो डी और ई यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में एक डब्बा हो गया, और ए ऊपर आ जाएगा, और ए जो है वो इनके आसपास होना नहीं चाहिए, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। बोला कौन सा ठीक मध्य में रखा है, तो 1 2 3 4 5 में से बीच में कौन है? डी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैथ्स आ गई, मैथ्स करते हैं अब, ठीक है। 5/7 और 9/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है? व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा इसका, तो 7/5 प्लस 5/9, तो 9 7 63, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 6 2 8, 5 3 8, इसके योग का व्युत्क्रम यानी कि 45/88, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान बताना, ए कहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। ये ए 2.1 इंटू 2.1, यानी कि ये ए का स्क्वायर हो सकता है, ये बी का स्क्वायर हो सकता है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा क्या, और ये इसका स्क्वायर है, यानी कि माइनस है बीच में, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए कितना है? ये है, और बी कितना है? ये है, तो इनको अगर मैं माइनस कर दूँ 2.1 में से 0.6, तो 1.5 आएगा, बिल्कुल सही। तो ए कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख गया यहाँ पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए, एक तो लिख ही दिया हमने, एक और आना चाहिए, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, कैसे कि ए माइनस बी कितना आ रहा है? 1.5, तो इसने 2.1 माइनस 0.6 का स्क्वायर ना लिख के सीधा ऐसे लिख दिया है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व करके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टाइम का इशू है, थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, आधा टाइम हमने रीजनिंग में खर्च कर दिया, चलते हैं तेज़ी से थोड़ा। यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है, तो इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा ये, कैसे? 11 99 और 100,
100/11 हो गया, और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे तो ये कितना हो गया, 1/11। तो इसने बोला कि ऋचा की आय मीना की आय से इतनी अधिक है। अगर मीना की आय 11 है तो ऋचा की आय उससे एक ज़्यादा है, तो मीना की आय 11 है तो ऋचा की आय 12 हो गई। ठीक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? तो मीना की जो आय है ऋचा की आय से कितनी कम है? ऋचा की आय से कंपेरिजन है तो नीचे ऋचा की आय आ जाएगी, एक कम है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो 12/96, 4/12%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ने इतने में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। एक्स ने 5% के लाभ पर इसको बेचा, किसको? वाई को। और वाई ने इसको वापस से बेच दिया इसके 2% की हानि पर। इसने लाभ पे बेचा, इसने हानि पे इसको वापस बेच दिया। संपूर्ण लेन देन पर एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। निकाल लो, कोई नहीं, टाइम आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 5% मतलब कितना हो गया? 15 5 75। तो मैंने 7500 प्रॉफिट पे बेचा। कितने की चीज़ है ये? 1 2 3 4 5, तो 1.5 लाख की चीज़ है। 1,50,000 की चीज़ में कितने बेच रहा हूँ? 1,57,500 में बेच रहा हूँ। 7,500 के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। और ये वापस से मुझे कितने बेच दे रहा है? 2% के लॉस पे। तो इसने कितना लॉस लिया 2% का? तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3,000 प्लस 150, तो 3,150। अब बोला है कि संपूर्ण लेन देन में एक्स को कितने का लाभ हुआ, तो जो इसने हानि झेली है ना, यही एक्स का लाभ होगा। तो एक्स का लाभ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझे? जैसे देखो, मैंने कहा कोई चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने एक व्यक्ति को वो 120 रुपये की बेच दी, तो मैंने उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब बी ने मेरे को वापस से वो चीज़ 115 रुपये की बेच दी, है ना? तो मैंने क्या किया, उसने 5% के लॉस पे बेचा। तो ये मेरे को कितने कम में बेची इसने? जितने में इससे खरीदी थी उससे 5 रुपये कम में बेची। यानी कि जो 5 रुपये कम इसने दिए, ये इसके पास, मतलब जो 120 रुपये की थी इसने 5 रुपये कम में दिए, तो जो 5 रुपये कम हुए यही तो इसका प्रॉफिट हुआ बस। मतलब ये 115 रुपये में इसने यहाँ पे बेची, तो इसने 20 रुपये में से 15 तो वापस दे दिए। ये जो 5 रुपये थे ना कम, यही तो इसके पास बचे बस। तो इसने जितने कम में बेची, इसको जितने का लाभ इसने झेला वाई ने, वो एक्स का ही तो प्रॉफिट होगा। जो वाई का लॉस है वो एक्स का प्रॉफिट होगा ना। इस तरह के सवाल में ऐसे याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बी ही था ना इसका? कभी और मैंने हाँ, 3 से शुरू के एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नीचे के ऑप्शन दिख नहीं रहे ना, तो मैंने कहा कहीं मैंने 3 से शुरुआत होते हुए ऑप्शन देख लिया और ऐसे लगा दिया हो। चलिए इसको देखें। एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। सिंपल। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य इतना दे रहा है। क्रय मूल्य भी दे रखा है, बताओ अब इससे और ज़्यादा आसान क्या होगा सवाल। मैंने कोई चीज़, मेरे को सीपी कितना है, 500 दे रखा है, मेरे को इसको 8% के लाभ पे बेचना है। तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 40। 100 का 8% 8 होता है, 500 का 8×5 = 40। तो मैं वो चीज़ 540 में बेचता हूँ, 8% का लाभ ले लिया। वो 540 में तब बेचता हूँ जब मैं मार्क प्राइस पे 20% की छूट देता हूँ। तो मार्क प्राइस पे 20% की छूट देने के बाद इतने का बेचता हूँ, यानी मार्क प्राइस का 80% ये दे रखा है, 100% निकालना है। तो 5 4 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे मत करो, सीधा ऐसे कर दो आप। 1 0 से 1 0 खत्म कर दो और यहाँ पे 1 0 बढ़ा दो, ये खत्म। अब इसको 8 से काट दो, तो 8 6 48, 6 बचा, और 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, तो 675। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। क्या पूछा इसने? A/4, B/5, C/6, ABC का रेशियो कितना होगा? 4 5 6 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों में यही होता है रेशियो, जो इसके नीचे लिखा होता है। बाकी आपने क्रॉस करके भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, A/4 बराबर B/5 लिखा, तो 5 इधर ले जाओ, A इधर ले जाओ, तो 5A बराबर 4B हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले को देखो, इस वाले, इन दोनों को, तो ये 6 इधर चला गया, ये 5 इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 6B बराबर 5C हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? A और B और C लिखो। A की वैल्यू आ गई 4, B की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है? 6 है। 4 5 6, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी डायरेक्ट कर सकते हो आप, जब ऐसे दिया हो ना, फ्रैक्शन में लिखा हो और ऊपर लिखा हो ABC, तो आप सीधा कर सकते हो इसको। M और N की आयु का गुणनफल इतना है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो आयु का योगफल बताना है। क्या सवाल है बच्चों वाला ही तो। अगर उनकी आयु का अनुपात ही है, तो मैं मान लेता हूँ एक की आयु 3x है और दूसरे की आयु 2x है। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 486 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? 6x² बराबर इतना हो गया।
तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। 6 8 48, 6 कम 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे है, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। पूछा क्या है दोनों की आयु का योगफल, तो कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 नहीं 45। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है ये, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कर लो, इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का रेशियो ये है, तो देखो एसिड है और अल्कोहल है, रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया, तो 10 लीटर अल्कोहल मिलाया, तो अम्ल का अल्कोहल से अनुपात, तो अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो गया। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यानी कि इसकी मात्रा बतानी है। देखो जब मैंने इसमें अल्कोहल मिलाया तो एसिड के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो एसिड तो सेम रहना चाहिए था, तो सेम है। अगर नहीं सेम होता तो सेम बना लेते, ठीक है। अब खाली इसमें अल्कोहल डाला है, कितना, 3 यूनिट डाला है। 3 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है। पूछा क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 10 आ गया आंसर। यही तो पूछा है, वरना तो आप क्या करते, 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 हो जाती। जितने यूनिट की वैल्यू पूछे उतने यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 3 की पूछे ना तो × 3। मूल मात्रा में एसिड की मात्रा 3 ही तो थी, मूल मिश्रण में एसिड की मात्रा कितनी है, 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, मिलकर कितने दिन में साफ करेंगे। यार बहुत हल्का पेपर दे दिया लग रहा है मैथ्स का तो। सीता 20 दिनों में और रीता 30 दिनों में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, टोटल काम 60 है, तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिनों में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में लिखना है। अच्छा ठीक है, देखो 1.08 है, तो एक तो हटा दो, एक तो घंटा पूरा है, तो 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, 0.08 मिनट हुआ ना, 1.08 आवर लिखा है तो ये मिनट हुआ। तो मिनट का जो 0.08 हिस्सा है, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, इसको घंटे में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है ना कि 0.08 घंटा। तो ये जो है ये मिनट का कितना पार्ट हो जाएगा, ये घंटा है ना, 0.08, ये घंटा दे रखा है आपको। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको × 60 कर देंगे, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको अपॉन, ये 2 0 हटा दी, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 मिनट, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1.08 घंटा है, आर से है, ठीक है। तो 1 घंटा अलग और 0.08 घंटा अलग, तो 1 घंटा ये हो गया। अब 0.08 घंटे को मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए × 60 करते हैं, तो ये आ गया 4.8 मिनट। अब इसमें से 4 मिनट तो पूरी हो गई और एक 1 मिनट का 0.8 हिस्सा है, तो 0.8 मिनट, तो 1 घंटा 4 मिनट, तो 4 मिनट एक ही ऑप्शन में है। बाकी पूरा करके देख लो, देखो ये 0.8 सेकंड बची, 0.8 मिनट बची, सॉरी। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×48। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः इतने और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ऐसे चल रही हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है। देखो जब ये दोनों चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की तरफ, एक ही समय पर चलती हैं, ठीक है। जब ये मिलती हैं तो एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक चला था, तो भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही तो अधिक चलेगी। तो 35 वाले की स्पीड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इससे कितनी ज़्यादा स्पीड है, 5 ज़्यादा है, तो इससे ये हर एक घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चलती है और 30 किलोमीटर ओवरऑल ज़्यादा चल रही है, तो यानी कि कुल मिला के 6 घंटे तक चले होंगे दोनों, है ना। कुल 30 किलोमीटर डिस्टेंस ये ज़्यादा चल रही है ये वाली गाड़ी। और आपको पता है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चलती है इससे, तो 6 घंटे लगे होंगे इनको मिलने में, क्योंकि 30 किलोमीटर इन्होंने ज़्यादा चला है बड़ी वाली गाड़ी ने, दूसरी वाली गाड़ी ने। तो 30 किलोमीटर ये तभी चल सकती थी जब ये 6 किलोमीटर, जब ये 6 घंटे चले होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो 6 घंटे में 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। तो हमें ये पता चल गया कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और 6 घंटे तक चले। तो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो कितना, ये 1 घंटे में 30 चलती है और ये 35, तो कुल मिला के दोनों 1 घंटे में कितना चलते हैं, 65 चलते हैं, और कुल मिला के 6 घंटे तक चल रहे हैं। तो 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 3 = 39, 390। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। अगर त्रिज्या 9 गुनी हो गई ना, तो परिधि परिधि भी 9 गुनी हो जाएगी। अगर स्क्वायर पूछता, और स्क्वायर कह रहा हूँ, एरिया पूछता, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाता है 81 गुना, ठीक है। अगर नहीं आप इस तरह से समझ पाते ना, देखो
पहले परिधि कितनी थी, 2 पाई आर थी। अब परिधि कितनी हो जाएगी, रेडियस 9 गुना हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर से कितनी हो गई, 9 आर हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 18 पाई आर हो गई। तो पहले 2 पाई आर थी, अब 18 पाई आर हो गई, कितना गुना हो गई, 9 गुना हो गई। सिंपल। सीधा इस तरह से याद रखिए कि अगर रेडियस बढ़ाए और परिधि पर पूछे कितना गुना हो जाएगी, तो जितना गुना रेडियस होगी ना उतना ही गुना परिधि हो जाएगी। और अगर एरिया पूछे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक 2100 का मान कितना होगा ये बताना है। ठीक है, इसको 360 से डिवाइड कर दो, 360 के आसपास देखो कितना हो सकता है। थीटा की फॉर्म में चेंज करके लिखो इसको। 360 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 पंजे 20, तो 6 के आसपास जाना चाहिए, 6 6 36, 18 19 20 21, तो ये आ जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 360 × 6, तो इतना आ जाएगा -60। तो ये कट गया तो सेक 60 आ जाएगा। और सेक 60 कितना होता है, एक सेकेंड, सेक 60 होता है आपका 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे सामने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल रखी रहती है मेरी टेबल पे, तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज मैं वहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और समपूरक कौन से होते हैं जिनका 180 होता है। ठीक है, पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। अगर मैं कहूँ कि छोटा वाला कोण x है, तो जो बड़ा वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, इसके 3 गुने से 6 कम हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करूंगा तो आना कितना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 6 बराबर 90। तो 4x बराबर 96, और x बराबर अपॉन में 4, दुनिया 8 4 चौक 16। तो छोटा वाला एंगल कितना आ गया, x कितना आ गया, 24 आ गया। पूछा क्या, बड़ा वाला। तो दोनों को 90 होता है, दोनों का मान 24 से 72 में से 6 गया 66। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। 10 और 22 के बीच अभाज्य संख्या लिख लो, 11 13 17 19, बस यही है ना। तो ये क्रम में है क्या, या +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। तो इसके बीच में कौन है, 15 है। +2 +2 +2 +2 तो 15 हो जाएगा एवरेज। बाकी आप ऐसे मत करो, कोई नहीं, आप इसको प्लस कर दो। 7 3 10 और 10 20, 2 3 4 5 6, और कितनी संख्या है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी। डिवाइजर्स, यानी 120 को किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य किया जा सकता है। 120 को किन किन संख्याओं से विभाज्य किया जा सकता है, अगर मैं वो टोटल संख्या निकालूं तो कितनी होंगी। इसके फैक्टर कर दो, 2 6 12, 4 एकम 4 पंजे 20, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 5। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो 2 की पावर 3 है ना, 8 हो गया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इसको काटने वाली, कंप्लीट काटने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 और 1 4, पावर्स में +1 कर दिया करो, इंटू 1 और 1 2, इंटू 1 और 1 2। तो 4 चौक 16, 16 ऐसी संख्या होंगी जिनसे ये पूर्णतः कट जाएगी। बट इसने ये बोला है कि कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं हैं इसमें। देखो, विषम संख्या एक तो 3 हो गई, एक 5 हो गई, तीनों 5 से एक कट रहा है, और 3 पंजे 15 हो गई एक, है ना। और एक से तो कटेगी कटेगी, एक एक हो गई। और विषम संख्या कुछ हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि इनकी पावर एक एक है बस। और अगर एक्स्ट्रा कुछ भी लोगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर 0 आ जाएगा, या 2 का मल्टीपल आ जाएगा। तो विषम संख्या जो है वो 4 ही होंगी। पूछा गया इसने विषम और सम भाजकों की संख्या, तो विषम पहले आएगी और सम बाद में आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 भी दे रखा है 12 और 4, इसमें मत फंस जाना। इसका एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम में क्या होता है, फ्रैक्शन में जो भी पूछे, एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए, ऊपर वालों को बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, ये क्या है 8, तो 8 इसमें है क्या, नहीं 2 हैगा, 4 और लिख दो, 4 इसमें है, 2 भी इसमें है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40। तो एलसीएम 40 हो गया। नीचे का एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या हो सकता है, 3 सबसे छोटी संख्या, तो 3 सब में आ रही है क्या, सबसे छोटी संख्या देखा करो, 3 3 है ना, 3 सबको काट रही है क्या, सबको काट रही है, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 3।
तो 40/3 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बराबर ये है तो x का मान क्या होगा? इसको निकाल देते हैं, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कुछ तरीका नहीं है क्या? सॉल्व कर दो, कोई नहीं, 12 को पहले सॉल्व कर दो। तो 12 को आप लिख सकते हो 4 × 12 रूट के अंदर, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो x इंटू ये हो जाएगा x इंटू 2√3, तो 2x और √3 हो जाएगा बराबर 4 + x√3। ये x√3 इधर चला जाएगा तो 2x√3 में से एक x√3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये कितना बचा? एक x√3 बचा, और x√3 बराबर 4 है, तो x बराबर कितना हो गया? 4/√3। इसका रैशनलाइजेशन करना है तो रैशनलाइजेशन कर दो, इंटू √3 कर दो, तो 4√3/3 आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है 4/√3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन करना है तो वो कर सकते थे आप इसका परिमेयकरण। बयानी ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। बताओ, आसान सा सवाल। इसने कहा कि मैंने कोई चीज़ 13% की हानि पे बेची, अगर मैं इसको कितने रुपए ज़्यादा पे बेचता, 49 रुपये ज़्यादा पे बेचता, तो ये 22% का मुझे प्रॉफिट दे जाता। यानी कि 49 रुपये बढ़ाने से कितना परसेंट बढ़ गया? देखो, 13% का एक तो ये लाभ हानि इसने कवर की, प्लस 22% का प्रॉफिट ले गया, तो 30, 40, 20 और 30 और 35। ठीक है, यानी 49 रुपये जो है वो 35% के बराबर हैं। समझ पाए? क्योंकि जब मैंने 49 रुपये बढ़ाए तो कितना परसेंट बढ़ गया प्रॉफिट? एक तो ये लॉस कवर कर लिया 13% का, इसी में 49 में बेच के, प्लस 22% का प्रॉफिट किया, तो 49 रुपये जो थे वो 35% के बराबर थे। तो 49 रुपये 35% के बराबर हैं। पूछा क्या है? 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने पे बेचना पड़ेगा? यानी कि अगर मैं 35% की वैल्यू 49 है, तो 1% की वैल्यू 49/35 हो गई, और 30% पे बेचना है, यानी कि आपको 130% पे बेचना है। 30% के लाभ पे यानी कि 130% पे बेचना है, तो 130% की वैल्यू निकाल दो, इंटू 130। तो 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 7×6 = 42, 14 और 4 = 18, 182। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल बहुत। इतने की धनराशि 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर ना हो उसमें 73 दिन का साधारण ब्याज, ये देखो 73 दिन ही आता है मोस्टली, जब दिन दिया जाता है ना तो उसमें 73 ही दिए जाते हैं, क्योंकि 73/365। अब इसने लीप ईयर मना कर दिया कि लीप ईयर नहीं है, यानी कि नीचे 366 नहीं आ सकता, उसे वर्ष में 365 दिन है, तो इसको आप काटते हैं तो 1/5 आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 73 आए आपके सामने तो वो कितना हो जाता है? 1/5 ईयर। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। 73 दिन का साधारण ब्याज आपको बताना है, 16% रेट है। अगर मैं कहूँ कि 48,750, एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? इस पे 16% मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, 1/5 चाहिए मुझे ब्याज। ठीक है, तो एक साल का ब्याज ये आ जाएगा, लेकिन मुझे इसका केवल 73 दिन का यानी कि 1/5 हिस्सा चाहिए। 10 से 10 खत्म, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 25 से काटेंगे या 5 से काट दो पहले, 5×9 = 45। ठीक है, 3 बचा, 5×7 = 35, 5×5 = 25, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5×9 = 45, 5×5 = 25, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40, 8×9 = 72 और 4 76, 8×9 = 8, 7 15, 1560। समझ पाए बात को? 8×5 = 40, 8×9 = 72, 4 76, 7 8×9 = 8, 7 15। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। तिमाही मतलब 3 महीने का एक ईयर मान लेते हैं हम। एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 3 3 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे? इसमें 4 स्लॉट बन जाएंगे, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 महीने के 4 स्लॉट हो गए ना, इन्हीं स्लॉट्स को आप ईयर मान लिया करो, बस सिंपल। बोले 32,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर, तो एक साल में 12% मिलती है, यानी 12 महीने में 12% मिल रही है, तो 3 महीने में 3% मिलेगी, तो रेट कितनी हो जाएगी? हर साल की 3% हो जाएगी। ठीक है, बोला 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसका ब्याज निकालना है आपको। 6 महीने यानी कि 2 साल, इसके लिए मान लो 2 साल यूनिट में मान लो, है ना, 2 यूनिट साल हो गए। तो आपको पता है राशि कितनी इतनी है। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? यानी पहले 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 3% का ब्याज मिलेगा। तो 32,000 रुपये पे 3% का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 रुपये का ब्याज मिल जाएगा पहले 10 साल में। इसको यहाँ से यहाँ तक का मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ।
32,000 रुपये पे पहले साल मतलब 3 महीने में ब्याज कितना मिल गया? 960 रुपये मिल गया। ठीक है। अब अगले साल अगले 3 महीने में 960 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 960 पे भी 3% मिलेगा, तो इसका 3% कितना हो जाएगा? इससे गया 3×6 = 18, 27 और 1 28, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 है, तो इसमें एक्स्ट्रा इतना मिलेगा। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये कितना हो जाएगा? 28.8, तो 8.8, 6 2 8 9, तो 988.8 मिलेगा दूसरे 3 महीने में। पहले 3 महीने में कितना मिलेगा? 960, तो 0.88, 8 6 14, 18 और 1 19, 1948.80। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? तो पहले तो मल्टीपल से चेक कर लो, क्यों मेहनत करनी। पहले 5 का मल्टीपल आएगा, सारे 5 के मल्टीपल है। दूसरा 9 का मल्टीपल आएगा, 8 4 12 और 13 14, ये मल्टीपल नहीं हो सकता। 14 4 18, ये 9 का मल्टीपल हो सकता है। 10 7 17, 5 4 9 तो 11, केवल एक ही है ये जिसमें 9 का मल्टीपल है। सिंपल है ना, आसानी से कर सकते थे। बाकी आपको पता है कि 5:9 में बांटना है, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 9 5 14, लेकिन राशि एक्चुअल में कितनी है? इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई। आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 5 की निकाल दो पहले, तो कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, 14 तिया 42, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 1 26। तो 5 यूनिट वाले जो 5 रेशियो वाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी 265। एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बाकी मल्टीपल से भी चेक कर सकते थे आप इसको। सीता गीता रीता ने एक व्यापार में क्रमशः इतने 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 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ इतना था जिसे उन्होंने निवेश के अनुपात में बांट लिया। तो रीता को प्राप्त हुआ लाभांश, तो रीता का हिस्सा। देखो पहले तो इनका रेशियो कन्वर्ट कर दो। देखो 4 4 0 सब में है, तो मैंने 4 4 0 काट दी। तो सीता गीता रीता का रेशियो कितना आ गया? 2:5:4। ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, यहीं से देख लेते आप, बट मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बोला क्या है? कुल लाभ कितना हुआ है? इतने का हुआ है। बोला है कि रीता का हिस्सा, तो रीता का हिस्सा 4 है। कितने में से? टोटल कितना है? 5 4 9 तो 11। तो अगर इनको 11 रुपये मिलते तो 11 में से 7 हिस्सा होता है किसका? रीता का। यही पूछा इससे, तो ये 11, 11 सत्ते 77। अच्छा 4 हिस्सा है ना, सॉरी। मैं कह रहा 7700 तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। 11 चौक 4400। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का 50 है, 11 का माध्य 50 है, अंतिम 11 का 35 है। 11वें प्रेक्षण का मान बताना है। देखो टोटल 21 है, पहले 11 बाद के 11, यानी कि टोटल 22 का मामला दे रखा है। आसान सवाल। देखो टोटल 21 का कितना? 42 है। पहले 11 का कितना है? 50 है। बाद के 11 का कितना है? कितना है? 35 है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ कि सबके पास 42 42 है, बट इनके पास तो एक्स्ट्रा कितना है? एक के पास एवरेज दे रखा है ना, ये माध्य मतलब 50, इन सबके पास 50 50 है। यानी एक के पास कितना एक्स्ट्रा है? 8 एक्स्ट्रा है, और टोटल 11 लोग हैं तो इनके पास 88 ना एक्स्ट्रा है। ठीक है, इनमें से 11 के पास 35 35 है, तो एक के पास कितना कम है? 7 कम है, और 11 के पास टोटल कितना कम है? 77 कम है। तो इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है? 1 और 1, 11 रुपए का आ रहा है। यानी कि जो 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? पहले 11 और बाद के 11, तो इसमें बीच वाला 11वां जो है ना, ये 2 बार काउंट किया गया। इट मीन्स कि जो 11 है ना, जो 11वां व्यक्ति है, इसके पास एवरेज से 11 ज़्यादा होगा। तो 42 + 11, तो 5 और 3। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या बताया, तो सिंपल क्या करना होता है, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हो, एक एक एक्स्ट्रा दिया हो, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा इसको आप एवरेज में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक कम दिया हो, जैसे 10 और 10 दिया होता, तो यहाँ पे इसको एवरेज से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 40 और 1 50 और 3 53। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी मिलकर, भाई बहुत ज़्यादा डाउन लेवल है पेपर का। तो 80, 40 दूनी 80, 80 कम 80, तो 80/3। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, टोटल काम 80 है, तो कितने मिनट में भर देंगे? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 बचा, तो 26 सही, 2/3। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। मैथ्स के सवाल और सच में बहुत आसान है यार, रीजनिंग के भी आसान से ही थे सारे। 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में, रैखिक कह रहा हूँ, रैखिक दौड़ में ए और बी को, सॉरी ए बी को 50 मीटर से हरा हरा सकता है।
तो देखो ए जो है वो बी को 50 मीटर से हरा सकता है 500 मीटर की दौड़ में, यानी कि जब 500 मीटर ए चल लेता है तो बी 50 मीटर पीछे रह जाता है, यानी कि बी केवल 450 मीटर चल पाता है। ठीक है। और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। अगर 600 मीटर की दौड़ होती तो बी सी को कितने मीटर से हरा देता? 60 मीटर से। बी सी को हरा रहा है। ठीक है। तो यानी कि जब बी ने 600 मीटर कवर कर लिया तो सी हार गया कितने मीटर से? 60 मीटर से, यानी कि बी जो है पीछे रह गया 60 मीटर। तो वो केवल 540 मीटर चल पाया बस। इनका रेशियो कन्वर्ट कर लो बस। जैसे एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 निम 45। इसमें ये कितना हो जाएगा? 3 से कट रहा है। ठीक है, 6 से कट रहा है, डायरेक्ट कर दो। 6 एकम 6, 6 निम 54। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 10:9। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 9 आ गया। इसको यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। अब ये रेशियो आ गया इनका, तो इसको ओवरऑल रेशियो निकाल दो इनका। जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसको ही बिठा दो। जैसे 9 के बगल में जगह खाली है 9 को बिठा दो, 10 के बगल में जगह खाली है 10 को बिठा दो। तो 10 10 100 हो गया ये, और ये 10 निम्मा 90 हो गया, और ये 9 निम 81 हो गया। ठीक है। पूछा क्या है इसने? 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? अगर दौड़ 100 मीटर की होती तो ए जो है वो सी को 19 मीटर से हरा देता। लेकिन दौड़ कितने की है? 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 400 की है। तो डिस्टेंस 4 गुना ज़्यादा है, तो जो हारने का डिस्टेंस 19 है वो भी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में यानी कि 16 का जो डिस्टेंस है धारा की दिशा में, यानी कि एक्स प्लस वाई से 2 घंटे लगते हैं इसको। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर ही आ गया। दूसरी स्थिति में इसने बोला धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। ये सेम दूरी धारा के विपरीत दिशा में अगर मैं तय करता हूँ तो 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल बतानी है, सिंपल। अब देखो ये जो एक्स वाई है ना, इधर ले जाओ इसको, और इस 2 को नीचे ले आओ। ये 2 इधर आ गया, ये एक्स प्लस वाई यहाँ चला गया, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। ऐसे ही इस एक्स प्लस वाई को यहाँ पे ले जाओ, सॉरी एक्स माइनस वाई को, और इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो गया? 4 आ गया। तो एक्स प्लस वाई आपका है 8 और एक्स माइनस वाई आपका है 4। पूछा क्या है आपसे? धारा की चाल यानी कि वाई बतानी है। वाई हमेशा धारा की चाल होती है, एक्स नाव की चाल होती है। तो वाई बताना है तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स को खत्म कर देते हैं। तो एक्स यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो ये खत्म। तो 2y बराबर आ गया, 8 में 4 गया 4, तो y बराबर आ गया 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिलेंडर का आयतन इतना है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई बतानी है इसकी। आयतन क्या होता है? पाई। आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है आपको 5500। ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर आपको दे रखा है 4400। ठीक है। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं, इससे डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। इसमें इस वाले में इसमें एक आर एक्स्ट्रा होने से 5500 हो गया। ये पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है, अगर इसमें इंटू आर कर दूं इधर भी और इधर भी, तो ये इसके बराबर आ जाएगा ना, आर स्क्वायर एच हो जाएगा ये। तो 2200 आर, देखो यहाँ पे भी आर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी आर से मल्टीप्लाई करो, है ना, दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 2200 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा? 5500 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5500/2200, यानी कि 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो आर की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है। ठीक है ना। बाकी आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसमें एक आर से मल्टीप्लाई करने से ये इतना हो जाता है, तो मैंने कहा इसमें एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। अब यहाँ पे पुट कर दो इसको, पाई आर एच, तो 2 × पाई इंटू आर हो गया 5/2 इंटू एच बराबर कितना है? 4400। तो 2 से ये 2 खत्म, इसमें आ गया यहाँ पे 7, यहाँ पे आ गया 22, और इंटू में आ गया 5। तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, 7 चौक 28, 280। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ऊंचाई पूछिए, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मीनार के पाद बिंदु यानी कि बेस पॉइंट, मीनार है, मीनार का बेस पॉइंट से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से, जमीन पर 120 मीटर दूर यहाँ पे कोई एक बिंदु है, से मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो कोण है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो 60 डिग्री क्या होता है? 1060 क्या होता है? 1060 क्यों? लंब बटा आधार। ये लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार होता है 10 थीटा। तो लंब बटे आधार बराबर कितना होता है? ये इसको एक्स मान लो आप, तो एक्स अपॉन 120 दे रखा है, और कितना है एंगल? कितना है? 60 डिग्री है। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो ये इधर चला जाएगा, 120 √3 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपको पता है √3 तक पहुंचना है तो एक्स्ट्रा √3 बढ़ा दो, डिवाइड करके वो आ जाएगा। खैर, ये प्रेक्षण दे रखे हैं। प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा? माध्य मतलब एवरेज ही होता है। प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो हम सबके साथ करते हैं ना वही हमें एवरेज के साथ करना होता है। तो पहले इसका एवरेज निकाल लो कि कितना आएगा। 2, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 2, 22, 23, 24, 4, 28, 30, 34, 36, 4, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140 कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 14। अब इसने कहा कि प्रत्येक में 10 बढ़ा दो तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो जो सभी के साथ किया जाता है ना वही एवरेज के साथ भी किया जाता है। तो सभी में 10 बढ़ा दिया तो एवरेज में भी 10 बढ़ा दो, 24 हो जाएगा नया एवरेज। अगर ये कहता है ना कि सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो सभी में 10 से मल्टीप्लाई किया है ना तो एवरेज में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जो सबके साथ करते हैं वही एवरेज के साथ करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। यहाँ पे मैं समझाते समझाते इतनी देर में आपको मैथ रीजनिंग कर दी। 20 मिनट में बचाने का टारगेट था ना एग्जाम में, अब देखो समझाते समझाते भी 20 मिनट बची हुई है अभी, मतलब 15 मिनट बची हुई है वही। तो 1 घंटे का पेपर भी नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 घंटे का बेफिजूल में दे रखा है। मैथ रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान थी यार, लेवल बहुत डाउन था इसका। खैर, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ये बहुत छोटा दे रखा है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें, एक बार इसको बढ़ा के देखूं बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ नहीं रहा भाई, ये इतना ही रहेगा। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है? छिपी बेरोजगारी होती है ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे वहाँ पे 10 बंदों की जरूरत है पर फिर भी सारे परिवार के बंदे वहाँ लगे हुए हैं, 20 बंदे उसी काम को करें जो काम 10 बंदे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। ये बहुत छोटा है भाई, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको पता नहीं फोन में कैसे दिख पाएगा, देखना पड़ेगा बट ठीक है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। किस घटना के बाद ये मनाया जाता है? पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, इसरो की स्थापना तो नहीं मनाते होंगे, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पूर्वक उतारना। तो यही घटना अभी घटी है हाल ही में, तो इसके लिए ही मना रहे होंगे अंतरिक्ष दिवस। हालांकि ये मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हमें नहीं पता करंट अफेयर का। क्या बोला इसने कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। वर्ग के एक पौधे, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप, यानी कि उसे डैश वर्ग के बोला होगा इसने, जिसे डैश वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। तो किस वर्ग के पौधे से निकाला जाता है इसको? नो आइडिया भाई। नेक्स्ट देखते हैं। पुलकेशिन सेकंड का किस वंश से संबंधित था? पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन नंबर 1, बहुत आसान सा सवाल। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, यानी कि जब वोट्स बराबर बराबर हो जाएंगे, ऐसे 10-10 हो जाएंगे, तो निर्णायक मत कौन डालेगा? अध्यक्ष डालेगा, स्पीकर डालेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, 10-10-100। ठीक है, ऐसे ही मैंने याद किया हुआ, ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु इतने करोड़ की मंजूरी दी है? क्लाउड सीडिंग तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा मेरे पास रील्स वगैरह भी आ रही थी इस संबंध में, दिल्ली में ऐसा कुछ किया गया है आई थिंक। हालांकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता, बताओ। करंट अफेयर बिल्कुल अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ते आजकल। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना था। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो बांगर होती है, नई वाली जो खादर होती है, आपको पता होगा। जो ऐसे विभाजन किया जाता है, भाबर तराई है ना, जो नदियाँ निकलती हैं भाबर, फिर तराई क्षेत्र में आती हैं, और फिर बांगर, और फिर खादर। ठीक है, ये होता है इसका डिवीजन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक जैन पवित्र स्थान भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है।
9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ जैन पवित्र स्थान है, वो जैन पवित्र तो महाबलीपुरम है ना, आई थिंक। तो ये होना चाहिए, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे इसको। MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए क्या आता है? ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए क्या, एक्स तो नहीं होगा, कंट्रोल+X। W होना चाहिए, C तो नहीं होगा बिल्कुल भी, W होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी, अच्छा ऑप्शन में गुजरात भी है भाई। और आपको पता है आजकल ज़्यादातर परियोजनाएं जो है मोस्टली, मतलब मोस्टली जो अच्छी खासी परियोजनाएं जैसे बुलेट प्रोजेक्ट हो गया, या गुजरात के साथ मैं जाऊंगा, हालांकि मुझे नहीं पता। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? मॉनसूनी जलवायु। और मॉनसूनी में भी शीतोष्ण मॉनसूनी नहीं, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी, ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु, आप सभी को पता है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तानसेन जी किससे संबंधित थे? तानसेन मध्य प्रदेश का ठुमरी था क्या, शायद ग्वालियर के थे ना शायद, ये आसपास। देख लेंगे चलो। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? रिजोल्यूशन डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। 37, 40, 44। 44 तो कैबिनेट मिशन के आसपास की बात है, तब तो ये मान गए थे। अगस्त प्रस्ताव के आसपास इन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र का सिद्धांत भी अपनाया था, तो शायद 1940 हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? ये बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। मद्रास का जो निगम था ना, वो सबसे पहला नगर निगम था, पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार पहले भी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में, देखा आ गया ना गुजरात वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वनतारा क्या है भाई? पता नहीं भाई वनतारा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, के रूप में जाना जाता है? तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा है? कौन सा? आसाम हिमालय है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा भारत है, अरे यार सारे ही मिटा दिया। ये जो भारत का मामला चल रहा है ना, ऐसे करके जो भारत की सीमा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच का जो हिमालय, ये कौन सा एरिया? पंजाब, 5 नदियों के बीच का ना, पंजाब हिमालय कहते हैं इसको। इससे और यहाँ तक ये पहाड़ी इलाका है, इसको कहते हैं आप कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। ठीक है। सतलुज और काली। और यहाँ पे नेपाल की जो बाउंड्री ना, ये जो नेपाल है आपका, इसके बीच में होता है नेपाल हिमालय। और कौन सा? सिंधु काली, सिंधु सतलुज काली, उसके बाद तीस्ता। ठीक है। इस तीस्ता और काली के बीच में नेपाल हिमालय, और ये जो तीस्ता और यहाँ पे दिहांग है, सॉरी दिबांग है, सॉरी दिहांग, हाँ दिहांग दिहांग दिबांग में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये जो है ये आसाम हिमालय है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय और व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? कैग को। ठीक है, लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग। आर्टिकल नंबर भी याद रखना, 48, 148। गर्मियों के मौसम में शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है? तारामंडल तो सप्तऋषि तारामंडल ही होता है, और कौन सा होता है? हम्म। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन भारत में ही आयोजित किया गया है। तो भारत में कहाँ आयोजित की जाएंगी मोस्टली चीज़ें? अरे भाई क्या हो गया ये? भारत में मोस्टली चीज़ें दिल्ली में आयोजित की जाती हैं, अगर हम तुक्के के साथ भी जाएं तो भी। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया, आपको पता है विक्टोरिया झील से ही कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है।
तो विक्टोरिया फॉल तो नील नदी पे होना चाहिए आई थिंक, है ना? उद्गम स्थान तो यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है आपके? कीन्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, कीन्स के जो सिद्धांत है उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्रामीण रोजगार वगैरह ये सब भी पूछा जा चुका है। तो रोजगार योजना शुरू की गई थी आपकी 1993 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है। ग्राम पंचायत 45 के आसपास, नहीं 43 के आसपास, नहीं 45 है ना, के आसपास है, ये तो है। भवन निर्माण संबंधित उपनियम डीपीएसपी में नहीं आते भैया। समान नागरिक संहिता, मादक पेय सेवन का प्रतिषेध भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें नहीं आता डीपीएसपी में। 2025 फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की है? पेरिस समिट, पेरिस समिट। करंट अफेयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा सोडा वोडा ये सब क्या है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड होता है नींबू के रस में। आगे क्या क्या दिया हुआ है? बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम। हमें सीधा बताना है ना नींबू के रस में क्या होता है, खत्म बात। FERA फेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। अगर आपने FRBM पढ़ना पड़ता है, FRBM पढ़ेंगे आप 2003 का, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और बहुत सारे हैं। खैर, FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था, जिन्होंने 68 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रीच के साथ एल्बम बनाया था? अब्बाजी किसको कहा जाता था? फेमस तबला वादक तो जाकिर हुसैन जी हैं, अब उसमें और क्या सोचना है ज़्यादा मेरे को। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया? इनका जो एक मेन संगठन कौन सा है? ऑल इंडिया शिया तो नहीं है इनका, उलेमा हिंद, इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही तो इनका मेन है ना, रेगुलेशन करता है जो इन चीज़ों को। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आरआरबी का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, 1976 में। आसान है, सारी आरआरबी वगैरह रीजनल और ये NBFC वगैरह इन सब के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? ये PYQ का क्वेश्चन है सेम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थिंक चार्ल्स बेबेज, आई थिंक, क्योंकि PYQ का है। अरे भाई आजा, PYQ का ही है ये पूछा हुआ, ठीक है। एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? किस जी सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात वैक्यूम में तो होती है ध्वनि तरंगों की सबसे ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? कहाँ पे होगा ये? लंदन में होगा, और कहाँ होगा? भारत के विमानन प्राधिकरण के अनुसार निम्नलिखित अनुसार वित्तीय वर्ष इतने यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्ततम था? सबसे व्यस्ततम कौन सा हो सकता है? दिल्ली या मुंबई का होना चाहिए। दिल्ली नीचे दे रखा है तो दिल्ली के साथ चले जाते हैं, लेट्स सी। तेरा ताली का लोक नृत्य है, तेरा ताली डैश का लोक नृत्य है, तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है भाई, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा की किसने की थी? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में किया जाता है? सर्च लाइट है किसका यूज किया जाता है? अरे पता नहीं यार ये। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड।
चलिए सॉरी भाई। क्या था इसका? क्या था क्वेश्चन? प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। जन धन योजना किसके लिए शुरू की गई? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए की गई थी। ये तो आसान सा सवाल है। किसने भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का पदभार संभाला? क्या कौन बने अभी हाल ही में? ये तो टेक्स्ट बुक पे भी आया था ना, संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। ये तो अभी आया भी था, टेक्स्ट बुक पे भी आया था शायद ही। कंप्यूटर को निर्देश डैश द्वारा दिए जाते हैं। कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? प्रिंटर तो नहीं देगा, पेन ड्राइव नहीं देगी। एएलयू इनपुट यूनिट, जो इनपुट देंगे वही तो होते हैं जो उसको इनपुट्स देंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल बंदरगाह है, सबको पता है। हो गया। कितने क्वेश्चन रह गए देख लो अब। एक आदमी तुक्का मारना मार दो, सी तुक्का मार दो, लो। इसमें तुक्का मार दो, ये लो। दो में सी तुक्का मार दिया, और किसी में तुक्का मारना है आपको? एक दो तीन, बस तीन ही तो क्वेश्चन रह गए। हमने 97 अटेम्प्ट कर दिया भाई, ठीक है। अब ज़्यादा तुक्के मत मारो। दो में तुक्के मार दिए मैंने। सी, लेट्स सी क्या रहता है। बाकी 12 सेकंड तो रह रहे हैं। अगर और देखना है कोई क्वेश्चन तो इसको ही देख लो, क्या कह रहा है ये। से अध्यक्षता किसने की है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। तो मैग्रो होगा इसका। चलो टाइम खत्म हो गया। 97 हमने अटेम्प्ट किए, जिसमें 90 प्लस हम एज्यूम कर रहे हैं कि आना ही चाहिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, एज्यूम नहीं। क्योंकि आसान सा पेपर था बहुत। रीजनिंग मैथ्स में तो आई एम श्योर कि कोई गलत नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ओनली 85? ये क्या हो गया भाई? मैं तो 90 प्लस कर रहा था एज्यूम। 9 क्वेश्चन हमारे गलत भी हो गए। ये कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हमारे? ओह शिट भाई, क्या हो गया ये? एक क्वेश्चन हमारा मैथ्स में गलत हो गया, संभव? ये कैसे हो गया भाई? जनरल अवेयरनेस में भाई हमारे 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। हालांकि इसमें अभी अपन 47 रैंक पे हैं। बहुत परसेंटाइल भी गंदी है। 99 से तो प्लस होना चाहिए। हम्म, चलो जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा, जब देख लेंगे क्या क्या गलत हो। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो भाई देख लो ये। इतना गंदा सा स्कोर आया इतने आसान मॉक टेस्ट में भी। अब मैं क्या बोलूँ आपसे। जीके जीएस में ज़्यादा गलत हो गया आज यार। गलत हो गई ज़्यादा। मैथ्स में कैसे गलत हो गया भाई, देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट देख लेते हैं पहले। इनकरेक्ट क्या, पूरा सेक्शन वाइज देख लेते हैं ना। रीजनिंग में सारे सही। मैथ्स में कौन सा गलत हुआ है? मैथ्स में देखो, ये वाला गलत हुआ है मैथ्स में। अरे भाई, ये कैसे गलत हो सकता है? एक्स ने 15,000 रुपये में एक कार खरीदी। 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। 5% कितना हो जाएगा इसका? 15×5 = 7,500। तो 15×75 = 100। इतने रुपए में मैंने इसको वाई को बेचा। वाई ने मेरे को 2% की हानि पे बेचा। तो यहाँ पे मेरे को एक्स को कितने का प्रॉफिट हो गया? 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस वाई ने एक्स को वापस से इसको 2% के लॉस पे बेचा, यानी कि 2% इसका कितना हो जाएगा? 1575 गुणा में 2, ठीक है। कलर कैसा हो गया इसका? लो ब्लैक कर लेते हैं, ये और ज़्यादा डरावना लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 15×2 = 30, 3,150। तो इतने के लॉस पे मैंने इसको बेच दिया। तो कोई चीज़ कितने की थी? 15। अरे यार, ये तो और ज़्यादा खतरनाक कलर लग रहा है। रेड को ही ले लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ इतने की थी, मैंने इसको कितने के लॉस पे बेचा है? 3,150। तो 0 5 में से एक गया 4, 6 में से 4 गया 4 5, 15,450 रुपये मैंने उसको दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 15,400, सॉरी, 15,000 कह रहा हूँ। 1,54,450 रुपये इतने मैंने दे दिए, ठीक है। इतने का मुझे लाभ हुआ था 7,500 का, 7,500 का। अब वापस से मैंने उसको इतने रुपए और दे दिए। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 7,500 में से इसको घटा दो। 0 10 में 5 5 0, सॉरी, 5 0 3 0 1। ये क्या आ रहा है भाई? गलत कर दिया क्या हमने? माइनस माइनस गलत कर दिया है कुछ? 0, 10 में से 5 गया 5, या 3 आएगा यार, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है।
4350। तो यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 0, 5, 1 और 3। तो 3150 मेरे पास बचे। अब इतने का तो प्रॉफिट होना चाहिए, इन्होंने क्या दे दिया भाई ये। इतने रुपए का उसने वापस खरीदा। तो जो इतने रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, अब ये जो इतने रुपए एक्स्ट्रा का उसने खरीदा है, तो पहले इसको 7500 रुपये का प्रॉफिट में बेचा था इसने, इतने रुपए एक्स्ट्रा में अब खरीद लिया। तो ये तो वापस दे दिया ना उसने, 7500 में से इसके वापस दे दिए, तो इतने का प्रॉफिट होना चाहिए। आई थिंक इसका आंसर गलत होगा भाई ये मेरे हिसाब से इसका ये आंसर गलत है इनका। 3150 होना चाहिए, बिल्कुल आराम से करके देख लिया तब भी यही होना चाहिए। इसका ये आंसर गलत है भाई। हमारा मैथ्स में सही है क्वेश्चन, इनका गलत है। ठीक ठीक है। बाकी आप लोग मुझे बता देना भाई कि अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, बाकी ये सारे सही हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। बहुत आसान थी मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस भी यार बहुत आसान थी, लेकिन गलत कैसे हो गया भाई। यहाँ पे कितना है? अरे लो, इसमें ऑप्शन सी लगाना चाहिए था, इसमें लगाया नहीं, इसका आंसर सी है। ठीक है, ये स्किप किया था हमने, और कौन सा स्किप किया था? ये हमारा गलत हुआ, इसको देख लेते हैं। ओह शिट, ये भी गलत हो गया भाई। महाबलीपुरम में तो था। खैर चलो, ये गलत हुआ है हमारा, देख लेंगे इसको भी। और कौन सा हमने गलत किया है? एक ये वाला हमारा गलत हुआ है। अच्छा, तानसेन जी जो थे वो द्रुपद से संबंधित थे भाई, याद रखना आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ है कौन सा है? अबे यार, यहाँ तक आ गए थे ना। अरे भाई क्या हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 12, अबे 12 पे आओ भाई, 12 पे। हाँ, यहाँ तक हम आ गए थे 12 पे। उसके बाद 12 के बाद हमने कौन सा स्किप किया? ये वाला स्किप किया है, वन तारा वाला। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका डी आंसर है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हमारा कौन सा गलत हुआ है? ये कैसे गलत हो गया भाई? अफ्रीका में विक्टोरिया प्रपात भाई जाम्बेजी नदी पर है, याद रखना भाई। ये मेरे को लगा नील नदी वहीं से निकलती है तो वहां पे होगा। खैर, अबे भाई क्या हो रहा है? विक्टोरिया जलप्रपात देख लिया हमने। 24 हमने स्किप किया, इसका सही आंसर क्या है? देखो अभी हम स्किप ये कर ही रहते, कुछ इसको गेस कर ही रहते कि फ्रांस का मैकग्रा है तो ये होना चाहिए, मतलब ये सही हो जाता अगर टाइम से हम कर देते तो। खैर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 देख लिया हमने। 25 हमारा गलत हुआ है, देखें। अब्बा जी भाई कहा जाता है अल्लाह रखा जी को। ठीक है, ये भी गलत हमारा हुआ है, तो इसको देख लेना। ठीक क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 30 हमारा गलत हुआ है, 30 में देखें। अरे यार, ये तो PYQ का था। चलो, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? निर्वात में तो कम होती है ना, निर्वात में तो चलती नहीं है ध्वनि। शिट यार, मैंने गलत कर दिया। 31, 32 का क्या है भाई? अरे यार, ये गलत नहीं होना चाहिए था यार। ये तो लंदन क्यों लगा दिया मैंने? अच्छा, दुबई में है। अच्छा, दुबई में है इसका मुख्यालय, ICC का। नहीं पता था यार, मेरे को सच में नहीं पता था। तेरा ताली का लोक नृत्य है, तेरा ताली कहाँ का है भाई? मध्य प्रदेश का है। ठीक है भाई, सी लगा दिया था ना इसमें, हमने गलत कर दिया। हाँ ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। मैथ रीजनिंग ओवरऑल सारा ही सही है। अगर हम ओवरव्यू देखें अपने टेस्ट का, तो ये रहा हमारा सेक्शन वाइज, मतलब ओवरऑल देख लो ये। ठीक है, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा। जीके जी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। परसेंटाइल कम से कम 99% प्लस तो होनी चाहिए भाई। रैंक भी 47 है, अभी तो केवल 4000 बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है ये। ठीक है, और ये है हमारा सेक्शन वाइज, है ना। इसको आप यहाँ से काट दीजिए, इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट 30 ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। और यहाँ पे ये 29 हमने अटेम्प्ट करेक्ट किए हैं, और 8 गलत कर दिए इसमें हमने, तो इसमें केवल 26 हो पाया। तो 86.33 के आसपास इसमें होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट। बाकी अभी आज तो मैं फ्री हूँ, टाइम है अभी तो मेरे पास। दिल्ली पुलिस का मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक टेस्ट लगाया जाए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लगाया जाए तो बता देना, या फिर
एक यूपीएसआई का भी चल रहा है, जो कि पर्सनली मुझे तो लगा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका लगाया जाए तो बता देना, इन दोनों में से एक ही लगा पाएंगे आज। तो जिसका आप चाहते हैं बता देना, उसको ही हम लगा लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।